प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, कल के ई लेक्चर में हमने बीकॉम थर्ड ईयर यानी बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर बिजनेस बजटिंग का अध्ययन किया था और बिजनेस बजटिंग में हमने व्यावसायिक बजट एवं व्यावसायिक बजटन का अध्ययन किया था। व्यावसायिक बजट क्या होता है, व्यावसायिक बजटन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, इसका हमने अध्ययन किया था। हमने अध्ययन किया था कि व्यावसायिक बजट की सीमाएं क्या हैं, व्यावसायिक बजट की विशेषताएं क्या हैं, व्यावसायिक बजट का अर्थ, उसकी परिभाषा क्या है। हमने व्यावसायिक बजटन का भी अध्ययन किया था। आज हम विद्यार्थियों व्यावसायिक बजटन का महत्व क्या है, व्यावसायिक बजटन के लाभ क्या हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हमने पिछले ई लेक्चर से हमें ये मालूम चला होगा कि व्यावसायिक बजटन एक प्रक्रिया है। व्यावसायिक बजटन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यावसायिक बजट का निर्माण होता है, उसका क्रियान्वयन होता है, उसका मूल्यांकन होता है। तो व्यावसायिक बजटन एक प्रक्रिया है, जबकि बजट तो परिणाम है। अब व्यावसायिक बजटन क्रिया में क्या क्या क्रियाएं आती हैं, इस प्रक्रिया में क्या क्या क्रियाएं आती हैं, हमने ये भी पढ़ा था। अब व्यावसायिक बजटन का क्या महत्व है, तो विद्यार्थियों पहला बिंदु इसमें आएगा कि व्यावसायिक बजटन प्रबंधकीय कार्यों में सहायक होता है। प्रबंधकीय कार्य क्या होते हैं? सबसे पहला प्रबंधकीय कार्य है नियोजन। और हम जानते हैं कि बजट एक स्वयं में एक योजना होती है। तो बजट के अंतर्गत हम किसी भावी निश्चित अवधि में हमारा कितना व्यय होगा, हमारी कितनी सेल्स होंगी, कि हमारी कितनी आय होंगी और हमारे क्या भौतिक या वित्तीय लक्ष्य होंगे, इनका निर्धारण करते हैं। तो बजट बनाने के बाद हमारा जो नियोजन का कार्य है वह काफ़ी सरल हो जाता है। तो बजट जो या हम कहेंगे बजटन, जो बजटिंग की प्रक्रिया है वह नियोजन में बहुत सहायक है, क्योंकि बजट बनाने के बाद नियोजन का कार्य काफ़ी सरल हो जाता है। दूसरा, बजट सभी अधिकारियों के, कर्मचारियों के कार्यों का, उनके दायित्वों का निर्धारण कर देता है, जिससे हमें संगठन और समन्वय दोनों कार्यों में सहायता मिलती है, जो प्रबंध के कार्य हैं। तीसरा, बजट एक प्रमाप निर्धारित कर देता है। बजट एक प्रमाप निर्धारित कर देता है, एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर देता है, जिससे हम वास्तविक निष्पादन यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस को नाप सकें। इसे कहते हैं नियंत्रण। तो नियंत्रण के कार्य में भी बजटिंग की प्रक्रिया बहुत सहायक होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रबंधकीय कार्यों में बजटिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत सहायक है। दूसरा बिंदु है लाभदायकता का विश्लेषण, क्योंकि बजट के अंतर्गत हमारे कितना व्यय होगा, कितनी हमारी आय होगी, इन सब का विश्लेषण दिया रहता है, इन सब का जो है विवरण दिया रहता है। इससे हम व्यवसाय की लाभदायकता का विश्लेषण कर सकते हैं। यानी व्यावसायिक बजटन लाभदायकता का विश्लेषण करने में सहायक होता है, यानी हम व्यवसाय की लाभदायकता का विश्लेषण बजट से कर सकते हैं। तो लाभदायकता का विश्लेषण में बजटिंग की प्रक्रिया सहायक है। तीसरा बिंदु है लागत विश्लेषण, क्योंकि बजट के अंतर्गत हम सभी प्रकार के व्ययों का भी विवरण देते हैं जो अगले वर्ष होंगे। तो उससे हम लागत का विश्लेषण भी कर सकते हैं। हम यह विश्लेषण कर सकते हैं कि पिछले साल हमारी कितनी लागत रही, इस साल हमारी कितनी लागत रही। हम ये विश्लेषण कर सकते हैं कि जितना हमने बजटेड हमारी जो लागत थी वह वास्तविक लागत से कम रही या ज़्यादा रही। तो लागत विश्लेषण में भी बजट सहायक होता है, बजटिंग सहायक होती है। चौथा बिंदु है तुलना में सहायक। बजटिंग की सहायता से हम वास्तविक परिणामों की तुलना बजटेड अनुमानों से कर सकते हैं। तो बजटिंग की सहायता से हम वास्तविक परिणामों की तुलना बजटेड परिणामों से कर सकते हैं और उसका अंतर पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम दो अवधियों की तुलना भी कर सकते हैं, उनके परिणामों की तुलना भी कर सकते हैं। जब हम तुलना करते हैं तो उससे
अंततः प्रबंधकीय कुशलता बढ़ती है, उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है कि हमारे कि इसमें हम जो अंतर आ रहा है वह क्यों आ रहा है। पांचवा बिंदु है सहभागिता, यानी बजट बनाने जो बजटिंग की प्रक्रिया है उसमें सभी कर्मचारियों की सहभागिता आवश्यक होती है। सभी से हम सूचनाएं लेते हैं, सभी का सहयोग आवश्यक होता है। तो इससे बजटिंग की प्रक्रिया से सभी की सहभागिता सुनिश्चित होती है। छठा जो बिंदु है वह है कार्य एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण। बजट द्वारा सभी विभागों का एवं कर्मचारियों के कार्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण हो जाता है, क्योंकि बजट सभी विभागों को, सभी कर्मचारियों को लक्ष्य प्रदान करता है, चाहे वे भौतिक हों चाहे वित्तीय हों। सातवां बिंदु क्या है? नियमित लेखांकन के लाभ, यानी बजटिंग के कारण हमें नियमित लेखांकन के लाभ मिल पाते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यावसायिक संस्था बजट तैयार करेगी तो उसको निश्चित रूप से अपना जो अकाउंट्स है वह नियमित रूप से मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना अकाउंट्स के क्या आप बजटिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं? नहीं। हमें बजट बनाने के लिए हमें सोचना चाहिए कि आखिर पिछले साल हमारा कितना व्यय हुआ, कितनी आय हुई, कितनी सेल्स हुई, और इसके लिए हमें अब एक अकाउंटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है। तो बजटिंग की प्रक्रिया किसी भी व्यावसायिक संस्था को नियमित लेखांकन करने के लिए बाध्य करती है। आठवां बिंदु, व्यावसायिक कोषों का सर्वोत्तम प्रयोग, क्योंकि जब हम बजट तैयार करते हैं तो बजट तैयार करने के बाद, क्योंकि बजट में हमारा अनुमानित व्यय, हमारा व्यय किस मद में कितना रहेगा, हमारा व्यय किस पर कितना होगा, हमारा सेल्स कितनी होगी, ये सब हम निर्धारित करते हैं। इससे हमें अपव्यय को नियंत्रण करने में सहायता मिलती है, हमारा कहाँ व्यय गलत हो रहा है, कहाँ हम अपना व्यय कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे व्यावसायिक कोषों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं बजट से। नवा है कर्मचारियों को कार्य करने की प्रेरणा। बजट क्योंकि सबके लक्ष्य निर्धारित करता है और लक्ष्य निर्धारण से सभी कर्मचारियों में प्रेरणा उत्पन्न होती है, तो बजट कर्मचारियों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। 10वां बिंदु है कि बजट कर्मचारियों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि कर सकता है। कैसे? सभी कर्मचारियों को बजट लक्ष्य देता है और यदि वो लक्ष्य पूरा करते हैं तो वह पुरस्कृत भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बजट कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। उनके कार्यों को करने के लिए बजट जो है उनको उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। 11वां बिंदु है सहकारिता का विकास। बजटिंग का कार्य एक बहुत ही लंबा कार्य होता है, एक बहुत ही बड़ा कार्य होता है, और उस कार्य को करने के लिए एक कर्मचारी, 2-3 कर्मचारी इसको नहीं कर सकते, सभी कर्मचारियों का सहयोग आवश्यक है। एक विभाग का बजट अन्य विभाग के बजट को भी प्रभावित करता है, उसके लिए हमें दूसरे विभाग की सूचनाएं भी चाहिए होती हैं, तो विभिन्न विभागों में सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है। तो और सभी जो कर्मचारी हैं वह सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बजट के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार से बजट एक सहकारिता की, कोऑपरेशन की भावना को विकसित करता है सभी कर्मचारियों। 12वां बिंदु है अन्य लाभ। अन्य लाभ यह है कि बजटन व्यवसाय की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाता है। बजटन व्यवसाय में पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। बजटन व्यवसाय में संवहन का कार्य करता है। तो हमने पढ़ा कि बजटन का महत्व क्या है, और बजटन का महत्व के हमने 12 बिंदु पढ़े। पहला बिंदु बजटन प्रबंधकीय कार्यों में सहायक है। दूसरा बिंदु लाभदायकता का विश्लेषण करने में सहायक है। तीसरा बिंदु लागत विश्लेषण में सहायक है। चौथा बिंदु तुलना में सहायक है। 5वां बिंदु सहभागिता सुनिश्चित करता है। छठा बिंदु कार्य एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण करता है। 7वां बिंदु नियमित लेखांकन के लिए किसी व्यावसायिक संस्था को बाध्य करता है, नियमित लेखांकन के लाभ प्रदान करता है। 8वां बिंदु व्यावसायिक कोषों का सर्वोत्तम प्रयोग सुनिश्चित करता है। 9वां बिंदु कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। 10वां बिंदु कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। 11वां बिंदु सहकारिता का
विकास करता है कर्मचारियों में, कॉर्पोरेशन की भावना का विकास करता है। 12वां बिंदु अन्य लाभ। तो इस प्रकार से बजटन का महत्व या बजटन के लाभ के 12 बिंदु। अब विद्यार्थियों हम ये पढ़ेंगे कि एक प्रभावशाली बजट के आवश्यक गुण क्या होने चाहिए। तो व्यवसाय की सफलता के लिए बजट का प्रभावशाली होना विद्यार्थियों अति आवश्यक है। और एक प्रभावशाली बजट तभी हो सकता है जिसमें निम्न 14 गुण आवश्यक है। इसमें ये 14 गुण होने चाहिए। तो पहला गुण क्या है? निश्चित एवं पर्याप्त समयावधि। यानी जो हमारा बजट है उसकी समय अवधि पर्याप्त एवं निश्चित होनी चाहिए। वह उसके लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। मान लीजिए हमने सिर्फ 3 तिमाही का बजट बनाया, हमने लक्ष्य बहुत बड़ा सेट कर दिया, तो हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा जो समय अवधि है वह अनुरूप, एक दूसरे के अनुरूप होनी चाहिए। जो हमारी समय अवधि है वो पर्याप्त होनी चाहिए कि हम उस लक्ष्य को पूरा कर सकें। सामान्यतः एक बजट 1 वर्ष का होता है और हम उसको विभिन्न भागों में, जैसे तिमाही का बजट या मासिक बजट में बांट लेते हैं। तो पहला बिंदु है कि निश्चित एवं पर्याप्त समय अवधि का होना आवश्यक है। दूसरा बिंदु, संपूर्ण एवं नियोजित लेखा विधि। यानी हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो बहुत प्लान्ड और साउंड होना चाहिए। यानी हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा जो लेखांकन जो प्रणाली है वह सही नहीं है तो हमें सही सूचनाएं प्राप्त नहीं हो सकती, और सही सूचनाओं के अभाव में अच्छा बजट निर्माण, अच्छा बजट नहीं तैयार किया जा सकता। तीसरा बिंदु है नियोजित लागत लेखा विधि। यानी हमारी जो लागत लेखा प्रणाली है वह भी सुदृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि बजट के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है पूर्वानुमान, और पूर्वानुमान हमें लागत का भी करना पड़ता है। आखिर हमारी लागत अगले साल इस कार्य में कितनी होगी। तो लागत का पूर्व अनुमान हम तभी कर सकते हैं अच्छा जब हमारा जो लागत लेखांकन प्रणाली है वह भी सुदृढ़ हो। चौथा बिंदु है सुदृढ़ पूर्व अनुमान। कोई भी, क्योंकि जो बजट है वह पूर्व अनुमान पर ही आधारित होता है, और जब हमारे बजट पूर्व अनुमान जितने सटीक होंगे, जितने सही होंगे, उतना ही हमारा बजट प्रभावशाली होगा। और पूर्व अनुमान सही होने के लिए हमारे जो पूर्व अनुमान है वह ठोस आधार एवं सूचनाओं पर आधारित होने चाहिए। पांचवा बिंदु है कुशल संगठन। यानी बजट तभी प्रभावशाली होगा और तभी उसका क्रियान्वयन अच्छे से हो सकता है जब हमारा संगठन बहुत ही कुशल हो, हमारे संगठन की व्यवस्था बहुत कुशल हो। छठा बिंदु अधिकार एवं उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण। यानी सभी अधिकारियों के, सभी कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण होने से हम यह पता कर सकते हैं कि कौन सा कर्मचारी और अधिकारी किस चीज के लिए उत्तरदायी है। सातवां बिंदु है पर्याप्त एवं विश्वसनीय सूचना। यानी बजट हमारा पर्याप्त एवं विश्वसनीय सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक है पर्याप्त एवं विश्वसनीय सूचनाएं। आठवां बिंदु है स्पष्ट एवं परिभाषित व्यावसायिक नीतियां। यानी हमारी जो व्यावसायिक नीतियां हैं वो स्पष्ट और परिभाषित होनी चाहिए, तभी हमारे जो उद्देश्य हैं वह भी स्पष्ट होंगे जब हमारी नीतियां स्पष्ट होंगी। नवा बिंदु है बजट संगठन एवं समिति का गठन होना चाहिए जो बजट निर्माण के लिए उत्तरदायी हो, उससे हमारा बजट निर्माण अच्छे से हो पाएगा। 10वां है उच्च स्तरीय प्रबंध का सहयोग। टॉप लेवल मैनेजमेंट का सहयोग होना ही चाहिए। 11वां है मास्टर बजट का निर्माण। मास्टर बजट का निर्माण विभिन्न विभागीय बजटों में समन्वय के आधार पर किया जाना चाहिए। जब हम मास्टर बजट तैयार कर लेते हैं तो हमारा बजट काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है। दूसरा है बजट सीमाओं का ज्ञान। बजट की सीमाएं हैं जो हैं उनका ज्ञान भी होना आवश्यक है। 13वां है लोचपूर्ण। यानी बजट लोचपूर्ण यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि परिस्थितियों के अनुसार उसमें आसानी से समायोजन यानी एडजस्टमेंट किया जा सके। 14वां है मितव्ययता। यानी जो बजट पे हम व्यय कर रहे हैं बजट निर्माण
पे वह जो व्यय है, वह उससे जो और जो हमें उससे लाभ प्राप्त हो रहा है बजट से, वह उस व्यय से अधिक होना चाहिए, तभी बजट का कोई अर्थ है। मान लीजिए बजट निर्माण पे हम बहुत व्यय करते हैं, लेकिन जो बजट से लाभ होता है वह उतना नहीं, तो बजट का कोई अर्थ नहीं। बजट का अर्थ तभी है जब हम बजट से जो लाभ प्राप्त हो रहा है वह बजट पर किए गए व्यय से अधिक हो, यानी मितव्ययता का होना जरूरी है, यानी बजट इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो कितने बिंदु हो गए? यहाँ 14 बिंदु हो गए। पहला बिंदु है निश्चित एवं पर्याप्त समय अवधि। दूसरा है संपूर्ण एवं नियोजित लेखा विधि। तीसरा है नियोजित लागत लेखा प्रणाली। चौथा है सुदृढ़ पूर्वानुमान। पांचवा है कुशल संगठन। छठा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण। सातवां है पर्याप्त एवं विश्वसनीय सूचनाओं का होना। आठवां है स्पष्ट परिभाषित व्यवसायिक नीतियां। नवां है बजट संगठन या बजट समिति का गठन। 10वां है उच्च स्तरीय प्रबंध का सहयोग। 11वां है बास्तर बजट का निर्माण। 12वां है बजट सीमाएं, उनका ज्ञान। 13वां है लोचपूर्ण, यानी बजट हमारा फ्लेक्सिबल यानी लोचपूर्ण होना चाहिए। 14वां है मितव्ययता पूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभावशाली बजट के ये 14 आवश्यक गुण हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस ई लेक्चर में हमने हमने पढ़ा कि बजटन का महत्व और उसके लाभ तथा एक प्रभावशाली बजट के आवश्यक गुण क्या होने चाहिए। आगे की लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।